न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, बेसिकली न्यूट्रिशन का रोल इन इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज हो रही है उसमें क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द इन्फेक्शियस डिजीजेस। एनी डिजीज that caused by bacteria, viruses, parasite or any microorganism that basically transmitted from one person to another। इसके एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, जैसे डेंगू है, ठीक है, वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रहा होता है। कोविड भी बेसिकली किसी भी पर्सन का ऐसे अगर उसका इम्यून सिस्टम हमें कंप्रोमाइज है, इंक्रीज कर देता है चांसेस इसके कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाए। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपको जस्ट 2 मार्क्स की डेफिनेशन या 1 की है कि व्हाट इज द इन्फेक्शियस डिजीजेस, डिजीज दैट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस है और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है that basically transmitted or transfer from one person to another person। और इसमें डिफरेंट इसके सोर्सेज हो सकते हैं, वाटर बोर्न भी है या एयर के थ्रू भी हो सकता है, फूड के थ्रू। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की वहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका रूट डिसाइड होता है। अब इसमें सबसे पहले इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम बेसिकली कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है बॉडी में, सबसे पहले वहाँ पे इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देता है। अब HIV बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिजीज है। आपके बुक में जस्ट उन्होंने यही डिस्कस किया हुआ है, HIV को, एड्स को। सबसे पहले आपको इसके डिफरेंट टर्म्स का पता होना चाहिए, जिसमें एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीजेंस क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं, देन लिम्फोसाइट क्या है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। ये बेसिकली डिफरेंट लाइक डेफिनेशंस है। अगर हम इम्यून रिस्पॉन्स की, इम्यूनिटी की बात करेंगे, उसमें आपको बेसिक ये सारी टर्म्स का पता होना चाहिए। इम्यून रिस्पॉन्सेज बेसिकली इन केस अगर कोई भी एनिमल कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल, कोई सब्सटेंस है बॉडी में एंटर होगा, तो बेसिकली वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो वहाँ पे एंटीजेंस की फॉर्म में होगा। लाइक जैसे ही इम्यून कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो बॉडी के अफेक्ट कर सकता है, वो वहाँ पे क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड देगा और इम्यून सिस्टम की वजह से सबसे पहले एंटीजेंस प्रोड्यूस होती है। जैसे ही वहाँ पे एंटीजेंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बॉडी उसमें एक और रिस्पॉन्ड देती है एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज का ऑपोजिट रोल है एंटीजेंस को। और इसमें सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट लाइन है डिफेंस की, उसमें आप या जस्ट द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिफरेंट होती है। सबसे पहले हमारी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जीआई ट्रैक है। इन केस अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि हमने जितनी भी इन्फेक्शन है उसको हमने मिनिमाइज करना है। बट इन केस अगर ये वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होते, लाइक इम्यून सिस्टम है, उसमें आप लाइक फर्स्ट लाइन डिफेंस है, उसमें स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जीआई ट्रैक है, ये कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, ये बिल्कुल इनका डिफेंस सिस्टम वहां पे फेल हो गया। देन बेसिकली सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होंगे और उसकी वजह से इसको लाइक आप एक्टिवेशन ऑफ सेल ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस। और इसको अदर नेम आपको पता होना चाहिए, एंटीजेंस। एंटीजेंस बेसिकली क्या होते हैं कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम बेसिकली जैसे ही एक्टिवेट होंगे उसकी वजह से जो रिस्पॉन्ड होगा, इसको एक तो हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज है और अदर नेम इसका एंटीजेंस है। सबसे पहले एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं, देन एंटीबॉडीज वहां पे उसको आइडेंटिफाई करती है और उसके रिस्पॉन्ड को, उसकी प्रोग्रेशन को वहां पे मिनिमाइज करती है। एंटीबॉडीज बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन है, फॉर्मेशन है ऑफ एनी एंटीबॉडीज और रिस्पॉन्ड है, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन है,
फ्रॉम इम्यून सिस्टम है, लाइक एंटीजन क्या वहां पे कर रहा है कि इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर रहा है। जैसे ही वहां पे एक्टिवेट हो रहा है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कि इसकी वजह से एंटीजन प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, उसकी फॉर्मेशन होगी, देन उसने फर्दर किसकी फॉर्मेशन करनी है, एंटीजन ने बेसिकली एंटीबॉडीज की वहां पे फॉर्मेशन करनी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। देन एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स होती हैं, और ये ऑब्वियसली प्रोड्यूस कैसे होंगी, बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है, बॉडी फ्लूइड में हो रही है। और अदर होता है कि इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली एंटीबॉडीज है, उसने ऑपोजिट रोल है, एंटीजन से इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होगी। और इसी तरह जितनी भी एंटीबॉडीज है वो सर्कुलेशन उसकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होती है, और उसने डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी के किस लाइक ऑर्गन को किस साइट में इन्फेक्शन हो रही है, और वो वहां पे ट्रांसफर होगी। और सेम टाइम पे जैसे ही एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो गई है, उसने या तो इनएक्टिवेट कर देना है एक्टिविटी को, या वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। लाइक फर्स्ट उन्होंने मेक श्योर करना है कि हम पॉसिबिलिटी है एंटीबॉडीज ने वहां पे उसका रोल है, वो डिस्ट्रॉय करेंगे। इन केस अगर वो वहां पे ये रोल फेलियर हो जाता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं करते, देन वो इनएक्टिवेट उसे कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी एक्टिविटी वहां पे रिड्यूस हो जाती है। अभी इसमें आपको व्हाइट ब्लड सेल का, व्हाइट ब्लड सेल बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, बेसिकली इसका है इम्यून सिस्टम के, इसका बेसिक रोल इम्यून सिस्टम है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। और इम्यून रिस्पॉन्सेज की बात करें, इन्फेक्शन डिजीजेस की बात करें, उसमें मेन रोल व्हाइट ब्लड सेल्स का है। ये आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर मैं पूछती हूँ हमसे कि उसमें कि विच सेल्स मेजर रोल इन इम्यून सिस्टम, तो उसमें डिफरेंट होगी, प्लेटलेट्स हो सकते हैं, एचबी है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो आपने ये वाली ऑप्शन चूज करोगे। अब जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसके भी आगे वेरिएशंस हैं और कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स हैं, देन लिम्फोसाइट की आगे 2 टाइप्स हैं, जिसमें बी सेल है एंड टी सेल्स हैं। बेसिकली ये दोनों किसके पार्ट है, सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसकी एक टाइप है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से फर्दर किसकी हो रही है, उसमें बी सेल्स हैं एंड टी सेल्स हैं। क्या आपको पता होना चाहिए कि आपने डायरेक्टली लिम्फोसाइट से या बी सेल्स या टी सेल्स से नहीं जाओगे, आप उसमें बताओगे कि व्हाइट ब्लड सेल का वन कंपोनेंट है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की फर्दर कंपोनेंट 2 है, जिसमें बी सेल्स हैं एंड टी सेल्स हैं। अब इसी तरह अदर उसका कंपोनेंट व्हाइट ब्लड सेल का क्या है, फेगोसाइट्स हैं। अब इसमें क्या आते हैं, जितने भी हमारे मैक्रोफेजीज हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं, वो किसका पोर्शन है, वो फेगोसाइट्स में आते हैं। और फेगो का मीनिंग ही ये है कि कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल आ गया, सब्सटेंसेस आ गया, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसने बेसिकली वहां पे उसको डाइजेस्ट करना है, उसको इनगल्फ करना है। बी लिम्फोसाइट का ये रोल नहीं है। लिम्फोसाइट का बेसिक रोल है कि उसने प्रोटीन वहां पे प्रोड्यूस करनी है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इनएक्टिवेट करेगा। जैसे ही या तो उसने इनएक्टिवेट कर दिया, या उसकी एक्टिविटी को बिल्कुल कोई भी अगर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑब्वियसली अब डिस्ट्रॉय होगा, बॉडी से उसका रिमूवल भी हो रहा है। वहां पे फेगोसाइट सबसे पहले लिम्फोसाइट है, उसके बाद वहां पे फेगोसाइट्स आएंगे। उनका बेसिकली रोल क्या है कि उन्होंने उसे इनगल्फ करना है, डाइजेस्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट का फर्स्ट वहां पे एक्टिविटी है, देन वहां पे फेगोसाइट्स आएंगे। ये नहीं है कि आप लोग ये कहते हो कि फेगोसाइट्स वहां पे इनगल्फ करना है, हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आ कैसे रहा है। तो बेसिकली लिम्फोसाइट भी इनएक्टिवेट करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, देन जो फर्दर उसका प्रोसीजर है वो कौन कंटिन्यू कर रहा है, वो फेगोसाइट्स कर रहे हैं। अब इसमें वेरियस टर्म्स होती हैं। अगर हम जस्ट लिम्फोसाइट को डिफाइन करें, इसमें प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, जो एंटीबॉडीज हैं वो बेसिकली लिम्फोसाइट के थ्रू होती है। अब इसमें जैसे मैंने आपको 2 टाइप्स बताई है लिम्फोसाइट की, बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, सबसे पहले जो बी सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड होंगे, और देन वो प्रोड्यूस करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, जिसका नेम है एंटीबॉडीज।
लाइक एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन किस में हो रही है? बी सेल्स में, लिम्फोसाइट में, जो कंपोनेंट है व्हाइट ब्लड सेल का। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इन केस अगर फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, सबसे पहले बी सेल वहां पे डिवाइड होंगे, देन उनमें फॉर्मेशन है प्रोटीन की, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जैसे ही प्रोड्यूस हो गई, उन्होंने हमारी मेन ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गए, देन उन्होंने मूव करना है टू साइट ऑफ इन्फेक्शन। ऑब्वियसली जैसे ही एंटीबॉडीज होती है, उसने आइडेंटिफाई करना है कि किस पोर्शन में कोई भी ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी है, और वहां पे वो सबसे पहले ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर उन्होंने किसके थ्रू होता है? मेजर हमारी जो मेन सर्कुलेशन है और ब्लड स्ट्रीम है, उसके थ्रू वहां पे ट्रांसफर होगा। जैसे ही एंटीबॉडीज है वो ट्रेवल हो गई है वहां पे, जिस साइट में वहां पे अब वो पहुंच गई है, देन उसका रोल स्टार्ट होगा। उसने बेसिकली क्या करना है? वो स्ट्रिक हो जाएगी, किसके साथ होगी? जो बेसिकली सरफेस ऑफ एंटीजीन्स है। लाइक जैसी एंटीजीन्स प्रोड्यूस हुई, उसके ऑपोजिट एंटीबॉडीज हुई। एंटीबॉडीज ने ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मेजर सर्कुलेशन से ट्रांसफर होना है टू साइट ऑफ इन्फेक्शन। देन वहां पे एंटीजेंस है, ये वहां पे स्ट्रिक करेंगे साइड ऑफ या बेसिक सरफेस ऑफ एंटीजन। जैसे ही वहां पे ये एंटीजेंस के साथ स्ट्रिक हो गई है, दो इसमें प्रोसीजर हो गए, या वो किल कर देगी और इनएक्टिवेट कर देगी। आपको दोनों पता होने चाहिए, या पॉसिबिलिटी है इनएक्टिवेट या किल कर देगी। और जैसे ही इसने वहां पे किल कर दिया है, वहां पे देन फेगोसाइट्स आएंगे। उन्होंने फर्दर इसको कंटिन्यू करना है कि वहां पे वो इनगल्फ करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे। फेगोसाइट का रोल आफ्टर लिम्फोसाइट बी सेल्स के बाद स्टार्ट होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे इनका रोल स्टार्ट होता है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा फेगोसाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आफ्टर लिम्फोसाइट इसका मेजर रोल है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही प्रोसीजर जिसमें इनगल्फ हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है एनी फॉरेन पार्टिकल्स, इन सारे प्रोसीजर को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। ये आपको जस्ट वैसे ही टर्म पता होनी चाहिए। और बेसिकली ये आफ्टर लिम्फोसाइट, ये मेजर लाइक इसका रोल है, या इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं कि आफ्टर lymphocyte the major defense line or major role of which nutrient or which substances or which component of white blood cells, वहां पे आप लेकर आओगे कि white blood cell के component जो फेगोसाइट है, उसका रोल फेगोसाइटोसिस में है, जिसमें उसने कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो इनएक्टिवेट और किल हुआ है थ्रू लिम्फोसाइट, उसको डाइजेस्ट करना है, इनगल्फ करना है और बॉडी से रिमूव करेगा। अब इस सारे प्रोसीजर में फेगोसाइटोसिस में टू प्रोसीजर हो रहे होते हैं। यहाँ पे एक सबसे पहले प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, जिसका नेम है साइटोकाइनेस। आपको इस पर प्रोटीन का होगा, बेसिकली ये फेगोसाइट आल्सो सीक्रेट स्पेशल प्रोटीन जिसका नेम है साइटोकाइनेस। और इसका रोल क्या है? एक तो उसने इनगल्फ करना है, डाइजेस्ट करना है। अदर रोल है इम्यून रिस्पॉन्सेस टू इन्फेक्शन। लाइक इम्यून रिस्पॉन्सेज किसी भी इंफेक्शन को है, जैसे उसे डिटेक्ट कर लिया कि अब ये वहां पे सारी एक्टिविटी है फॉरेन पार्टिकल की है, ये स्टॉप हो गई, देन वो बेसिकली आइडेंटिफाई, उसमें भी उसका रोल है कि इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। ऑब्वियसली अगर कोई भी ऐसी हमारी बॉडी में एक्टिविटी हो रही होती है, या कोई भी आउटर साइड में एक मेजर रोल होता है, या आप अपनी स्टडी की बात कर लो कि आपका मेजर है कि आपने इतनी ड्यूरेशन में करनी है, उसके बाद रिस्पॉन्ड होगा, आप ऑब्वियसली कर रहे हो, आपको टास्क दिया जाता है, टेस्ट है। अब ये तो नहीं होगा आज मैं अनाउंस करती हूँ टेस्ट है, तो इट्स मीन के फर्स्ट स्टेप ही टेस्ट का होगा। पहले आप प्रिपेयर करोगे, आप उसको एक डिवाइड करोगे कि मैंने इतने पोर्शन में करना है, देन हम टेस्ट उसको करेंगे, आपको एवेलुएट करेंगे। सेम इसी तरह है, सबसे पहले लिम्फोसाइट आए हैं, उन्होंने वहां पे अपना प्रोसीजर किया है, देन साइटोकाइन प्रोड्यूस होगी, उसने इम्यून रिस्पॉन्सेज है टू इन्फेक्शन को डाइजेस्ट करना है। इस सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी बच्चे से पूछ लूं? यस मैम। और इसी तरह लिम्फोसाइट में जैसे मैंने आपको बी सेल्स की बात की है कि बेसिकली ये भी एंटीबॉडीज ऑब्वियसली प्रोटीन्स होती हैं, और ये बेसिकली एक क्लास ऑफ प्रोटीन्स है जिसका नेम है अमाइनोग्लोबुलिन्स। ये प्रोड्यूस इसके थ्रू हो रही है कि
से बिलोंग कर रही है। और इसके बाद लास्ट हमारे पास एक टर्म आ जाती है लिम्फोसाइट। जी हम दोबारा बताइएगा इम्यूनोग्लोबिन्स का। एंटीबॉडीज हैं, ये मेंबर हैं, क्लास किससे बिलोंग कर रही है, क्लास ऑफ प्रोटीन्स है जिसका नेम है अमाइनोग्लोबुलिन्स। इन केस अगर आपसे पूछा जाएगा विच प्रोटीन दैट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ प्रोटीन अमाइनोग्लोबुलिन्स, उसमें आप डिफरेंट आपको जैसे साइटोकाइनेज है, काइनेज है, वो भी एक ऑब्वियसली प्रोटीन है। सेम आपको एंटीबॉडीज है, वो भी बेसिकली एक प्रोटीन है। तो डिफरेंट ऑप्शन होगी, उसमें से आप चूज करोगे कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, वो एंटीबॉडीज है जो इसके अकॉर्डिंग इसको मैच कर रही है। देन लिम्फोसाइट टी सेल्स है, जैसे लिम्फोसाइट बी सेल्स हैं, उसका रोल है कि उसने ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मेजर जो भी साइट ऑफ इंफेक्शन है वहां पे जाएगा। लेकिन जो टी सेल्स होते हैं वो इस इम्यून रिस्पॉन्सेस को ज्यादा डायरेक्टली या मोस्ट फास्टली इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ऑब्वियसली कोई भी पार्टिकल आया उसे वहां पे इम्यून सिस्टम है, रिस्पॉन्स है, वो एक्टिवेट होगा, देन वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, साइट में जाएगा और अपने इनएक्टिवेट करेगा या उसको किल करेगा। लेकिन इन केस अगर टी सेल्स है, ये एक्टिविटी, ये सारा प्रोसीजर को जरा फास्टली वहां पे परफॉर्म करती हैं। अब इसमें भी ऑब्वियसली अगर हमने बात की, बेसिकली टी सेल्स क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें पता है कि सरफेस ऑफ एंटीजन है, जैसे लिम्फोसाइट ने वहां पे स्ट्रिक करना है, बेसिकली इसने भी वहां पे करना है, इसकी मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जस्ट इसने वहां पे किल नहीं करना है, इनएक्टिवेट इसका मेजर रोल है, इसने डायरेक्टली उसको किल कर देना है। लिम्फोसाइट में हमें बताया था कि या तो वो इनएक्टिवेट कर देगा, वो मेजर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक लिम्फोसाइट में चांसेस होते हैं कि वो 70 to 80% वहां पे इनएक्टिवेट करेगा। बट अगर हम टी सेल्स की बात करें तो इसमें 95% चांसेस होते हैं कि उसने बेसिकली किल कर देना है। कोई भी सब्सटेंसेस हो सकता है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, उसको इसने किल कर देना है। वहां पे हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन इन टी सेल में सिंगल पॉसिबिलिटी होती है कि जस्ट उसने वहां पे किल करना है। और मैम अगर दोबारा बता दें, मिक्स हो गया है। क्या मिक्स हो गया? डायरेक्ट किलिंग कौन करता है फॉरेन पार्टिकल की? टी सेल्स का बेसिकली अगर रिस्पॉन्ड रेट है वो फास्टली होता है, रैपिडली या डायरेक्टली, बेसिकली वो साइट ऑफ इन्फेक्शन में जाएगा। अगर हम बी सेल्स की है, उसमें ऑब्वियसली ब्लड स्ट्रीम से उसने जाना है टू साइट ऑफ इन्फेक्शन। देन टू बेसिक उसमें रोल उसके है इन केस ऑफ फॉरेन पार्टिकल की इनएक्टिवेशन और किलिंग। बट इन टी सेल में डायरेक्टली वो किलिंग कर देगा, उसमें ये इनएक्टिवेशन का प्रोसीजर या पॉसिबिलिटी एब्सेंट होगी। अब इसी तरह जी, और जो आपने 95% वाली बात बताई है कि 95% चांस है डायरेक्टली किल पी सेल्स की बेसिकली कर देगा, वो किसका अगर सेल? हमने वो एक आपको अगर मैंने लाइक एक्सप्लेन करने के लिए वो ये है कि अगर हम बी सेल्स की बात करते हैं, उसमें ये होता है कि चांसेस होते हैं कि ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो इनएक्टिवेट करेगा, देन किलिंग की तरफ है। फर्स्ट उसमें प्रोसीजर होता है कि इनएक्टिवेशन है, अदरवाइज किलिंग है। लेकिन टी सेल्स की है, इसमें 95% चांसेस होते हैं कि उसने डायरेक्टली किलिंग करनी है, वो इनएक्टिवेशन के प्रोसीजर को वहां पे कंटिन्यू नहीं करता। अब इन्होंने बेसिकली रिस्पॉन्ड किसको है, जैसे मैंने आपको, या तो बैक्टीरिया होगा, वायरसेस है, पैरासाइट है, फूड पॉइजनिंग है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो रही है, एंटीजन प्रोड्यूस हो रही है, ये सारे रिस्पॉन्ड उसके अकॉर्डिंग होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? सेम टाइम पे अब इसमें है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज किस किस डिजीज में सबसे पहले होते हैं। इन केस अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसमें स्पेसिफाइड किया जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो की वहां पे ट्रांसप्लांट हो रहा है। अगर किसी को मेजर सर्जरी हुई है जिसमें ब्रेन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये बेसिक है, जिसमें इंक्रीज हो जाते हैं चांसेस के किसके इन्फेक्शन के। और कोई भी सर्जरी हो उसमें आपने स्पेसिफाइड ऑब्वियसली किसी टाइप की भी सर्जरी है, ट्रीटमेंट है, उसमें बॉडी सफर कर रही होती है, उसमें स्ट्रेस के लेवल और इम्यून सिस्टम उसका कंप्रोमाइज होता है। लेकिन अगर इसमें स्पेसिफाइड किया जाएगा तो जिसमें आप सबसे पहले कैंसर का ट्रीटमेंट, अगर उसका वहां पे ट्रांसप्लांट हो रहा है, बोन मैरो का ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी है, वो सारी प्रोसीजर में वैसे ही उनका इम्यूनिटी लेवल लो होता है।
अब इसकी सिंपल एग्जांपल हम कोविड की लेते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। समटाइम्स पेशेंट को ऐसा उनका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो इजीली वहां से रिकवर्ड हो जाते हैं, और समटाइम्स ऐसे होता है कि इवन के यंगर पेशेंट्स हैं लाइक टीन एज है, उनको भी ज्यादा वो इम्यून रिस्पॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर कोई पहले ही इन्फेक्शन है, कोई डिजीज है जिसकी वजह से उनमें सेवेरिटी डिजीज की इंक्रीज हो जाती है। ये एक स्पेसिफाइड नहीं है कि ओल्डर एज में ज्यादा सेवेरिटी है, या अगर हम टीन एज की बात करेंगे अडल्ट में है उनमें ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं आता, वो इजीली रिकवर हो जाते हैं। ये एक लाइक है हमारा इम्यून सिस्टम वहां पे आइडेंटिफाई करता है अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें आपको सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे आजकल समर में डिफरेंट जूसेस वगैरह आप ले लेते हो, या अगर स्पेसिफाइड है जैसे पाकिस्तान की टिपिकल डिशेस हैं जिसमें गोलगप्पे वगैरह आती हैं, फ्रूट चाट है, चना चाट है। इस सारे प्रोसीजर में बेसिकली कंटेमिनेटेड वाटर की यूज होता है, ठीक है, बहुत कम होते हैं कि वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। देन ये बेसिक रीजन है कि जिसकी वजह से इन्फेक्शंस के रीजंस लाइक स्टार्ट हो जाते हैं या उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें टू होते हैं, या तो हम लोग का वहाँ पे इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ऑब्वियसली हम लोग का इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जैसे ही अगर फूड पॉइजनिंग होते हैं वो इन केस या तो एक्सट्रीम वहाँ पे फूड में कोई भी वायरल एक्टिविटी है, बैक्टीरियल एक्टिविटी है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग में आप रिस्पॉन्ड करते हो। बट यूजली हम लोग अगर कंटेमिनेटेड वाटर की, जैसे इन केस गोलगप्पे वगैरह समटाइम्स होता है कि आपने वीक में 1 टाइम ले लिए, 2 टाइम है, अगर हाइजीनिक पॉइंट व्यू से देखें वो एक्सट्रीमली कंटेमिनेटेड है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको वहां पे फाइट कर देता है। बट इन केस अगर किसी पर्सन का वहां पे इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, उसमें वेरियस रीजन हो सकती है, या तो उसकी रिकवरी हो रही है किसी भी डिजीज में, या ऑटोमेटिकली उसमें इतनी सर्जरीज हुई है, इस तरह के प्रोसीजर है जिसकी वजह से उसका कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और डॉक्टर्स उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने इस टाइप की लेनी है। जैसे कैंसर में कहते हैं कि आप जितने भी होते हैं रॉ फूड नहीं लेना, विदाउट स्किन आप लोगे, या आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी ओपन कंटेनर है, या हमने उसको फ्रीजिंग नहीं करनी, कि ये बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर कोई भी ऐसी डिजीज हो जिसमें हम रिकमेंड करते हैं, ये कैंसर के लिए नहीं है, अगर किसी की मेजर ट्रांसप्लांट होता है उसमें भी सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। आप जस्ट इसको स्पेसिफाइड कैंसर के साथ नहीं करोगे, आपने बताना है कि इन केस मेजर सर्जरीज और ट्रांसप्लांट जिसमें इम्यूनो सिस्टम वहां पे कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, इम्यूनो उसका बेसिकली स्ट्रेस्ड होगी एक्टिविटी, जिसकी वजह से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और इसी तरह है कि बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर ये वहां पे डिसाइड करता है किसी भी पर्सन का उसका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है या वीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब Yes, ma'am. ईमान, आप मुझे बताओ व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीजेस? Ma'am, any disease caused by bacteria, virus, or any microorganism that transmits from person to person is called infectious disease. अमन, आप मुझे बताओ मेजर रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल मैम 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में बेसिकली बी सेल्स, टी सेल्स आ जाते हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी होती है। अच्छा, और मतलब बी सेल्स टी सेल्स का ज्यादा डायरेक्ट वर्क होता है, मतलब वो किलिंग करते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो बी सेल्स हैं वो मतलब इनएक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा फैगोसाइट्स आ जाते हैं। फैगोसाइट्स में मतलब उन्हें मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाती हैं, उन्होंने इनगल्फ करना होता है और उनको मतलब उनकी फैगोसाइटोसिस करवानी होती है ताकि वो बॉडी से रिमूव हो जाए। और आपने स्टार्ट किया राइट कंपोनेंट्स से, जिसमें आपने बता दी लिम्फोसाइट होते हैं, फैगोसाइट होते हैं, फैगोसाइटोसिस वगैरह, इसको एक्सप्लेन किया है। मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। इसको आप अनफाल बताएंगे कि बेसिकली इसमें मैंने आपको क्या बताया था?
मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैम मैम WBC का आपने ये बताया सबसे पहले कि उनका इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे मेजर रोल होता है एज कम्पेयर टू अदर ब्लड सेल्स। फिर आपने अदर बताया कि अब आपने अगर बात कर दी अदर, हर सेल का अपना रोल है। अगर आरबीसीज की बात करते हैं, उसमें बेसिकली उसने कैरी करनी है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू रेस्ट ऑफ बॉडी। प्लेटलेट्स का रोल टू इन क्लॉटिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग। व्हाइट ब्लड सेल का रोल इन इम्यून सिस्टम टू immune प्रिवेंट response। इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। आप इसमें वर्डिंग में अगर आप अदर सेल्स कर दोगे, इट्स मीन कि आप रेड ब्लड सेल्स का भी यहाँ पे रोल लेकर आ रहे हो, आप प्लेटलेट्स का भी रोल लेकर आ रहे हो, आप एचबी को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हो। आप स्पेसिफाइड करोगे। वैसे ही आपको जनरली बता दूं कि आरबीसीज ने बेसिकली कैरी करनी है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू रेस्ट ऑफ बॉडी। प्लेटलेट्स ने स्टॉप ब्लीडिंग और इन ब्लड क्लॉटिंग में रोल है। व्हाइट ब्लड सेल का इन इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन्फ्लेमेशन। यस मैम। ईमान, अच्छा ईमान से मैंने पूछ लिया। आतिका आप मुझे बताओ रोल ऑफ लिम्फोसाइट इन इन्फेक्शन। Atika, can you hear me? फिर आप सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फोसाइट? मैम लिम्फोसाइट्स पे जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स में आते हैं, इनका इम्यूनिटी में रोल है। इसके आगे बी सेल्स और टी सेल्स आ जाते हैं। बी अच्छा, सेल्स जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, वहां से जो है ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जहाँ जो इन्फेक्शियस साइट है वहां पे जाते हैं और फिर जो है ये किल करते हैं या इनएक्टिवेट करते हैं। और जो टी सेल्स हैं वो सरफेस ऑफ एंटीजन पे प्रेजेंट होते हैं और वो डायरेक्टली किल कर देते हैं। 95% चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्टली किल करते हैं। बस विशाल आप मुझे बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ फेगोसाइट इन इन्फेक्शन? मैम मेरे से पूछ रही हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ। क्या पूछा मैम आपने? रोल ऑफ फेगोसाइट। फेगोसाइड। रोल ऑफ फेगोसाइड। मैम ये इम्यूनिटी में इनका रोल होता है। ऑब्वियसली इम्यूनिटी में जब और व्हाइट ब्लड सेल के हाँ कंपोनेंट्स की बात करें, उसका रोल ही इम्यूनिटी में होगा। सेकंड हाँ जी, पॉसिबिलिटी तो आ ही नहीं सकती वहां पे। हाँ जी। फेगोसाइड जो होते हैं वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना उनको इंगल्फ करते हैं। और तो प्रो इसका रोल स्टार्ट कब होता है, ड्यूरेशन क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, देन इसका रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारा एक्सप्लेन करो। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? आप लेक्चर में थी, राइट? आपने लेक्चर दिए, यस, सुना है? हाँ जी। मैंने शुरू से लिया। फिर तो आपको आना चाहिए। मैंने स्टार्ट ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से किया था। शुरू से ना मैंने नहीं लिया था, तब आपकी आवाज नहीं सही आ रही थी मुझे। तो ऐसे काइंडली कट आप कट उस टाइम याद। इन्फॉर्म करते। अब मैंने जब सारा लेक्चर दे दिया
अब आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपको तो मेरी वॉइस ही नहीं क्लियर आ रही थी, आप उस टाइम पे मुझे नहीं बताते। मैम, मेरे ही उसका नेट का इशू था। आपको अभी थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज अभी म्यूकस फर्स्ट, मेम्ब्रेन एंड जीआई ट्रैक्ट एंड हाँ इन जी, केस इफ दीज बैरियर है, ठीक है, ये डिफेंस लाइन है, ये फेल होगी, देन ऑर्गन्स जिसमें स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। अब ये बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड और अदर नेम है एंटीजेंस। एंटीजेंस कब प्रोड्यूस होगी? इन केस अगर फेलियर हो रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, देन वहां पे स्प्लीन है, लिम्फोसाइड है एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, वो प्रोड्यूस करेंगे एंटीजेंस। जैसे ही एंटीजेंस वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, देन वहां पे एंटीबॉडीज उससे अगेंस्ट आएगी। उसने एंटीबॉडीज ने कैसे करना है, उसमें वो स्ट्रिक्ट करेंगी सरफेस ऑफ द एंटीजेंस और देन वहां पे स्टार्ट होगी किलिंग है, इनएक्टिवेशन है, उसमें वो लिम्फोसाइट है, उसमें बी सेल्स का है, टी सेल्स ने बेसिकली डायरेक्टली वहां पे किलिंग कर देनी है। फैगोसाइटोसिस होगा जिसमें वो इनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, बॉडी से रिमूव करेंगे। इसमें जितने भी डेब्रिज होती हैं या कोई भी ओल्ड सेल है, एबनॉर्मल सेल्स हैं, ये सारे उसी में आएंगे कि फैगोसाइटोसिस के प्रोसीजर में बेसिकली ये बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं। अब इसमें जैसे मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, अगर हम फैगोसाइटोसिस में, फैगोसाइट में भी बेसिकली इसको फर्दर डिवीजन है जिसमें मैक्रोफेजेस आते हैं और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। मैक्रोफेज ने बेसिकली वहां पे इनगल्फिंग का जितना भी प्रोसीजर होता है कि बॉडी से रिमूव करना है, ओल्ड है, अबनॉर्मल सेल्स हैं, सेलुलर डेब्रिस हैं, ये बेसिकली रिमूवल किसके थ्रू हो रहा होता है? मैक्रोफेजेस के थ्रू होता है। और इसी टाइप पे न्यूट्रोफिल्स भी एक मेजर टाइप है, ऑब्वियसली एक तो व्हाइट ब्लड सेल की होगी और इसमें उसके बाद अगर डिवीजन भी है, ये फैगोसाइट्स की सेल्स है टाइप है और इसने भी बेसिकली डिस्ट्रॉय करना है और स्टार्ट करेगा ये इस प्रोसीजर को इनगल्फिंग में। किसके प्रोसीजर को ये स्टार्ट कर रहा है कि फैगोसाइटोसिस में। फैगोसाइटोसिस में आप न्यूट्रोफिल या न्यूट्रोफिल ने वहां पे मूव कर इनगल्फ करना है, डाइजेस्ट करना है। जब ये वहां पे ये वाला प्रोसीजर हो गया कंप्लीट, देन वहां पे मैक्रोफेजेस आएंगे और वो बॉडी से इसको रिमूव करेंगे। जैसे ही वहां पे इनगल्फ कर लिया, उसे डाइजेस्ट कर लिया, ये वाला सारा प्रोसीजर हो गया, वहां पे नेक्स्ट स्टेप में वहां पे मैक्रोफेज आएंगे। मैक्रोफेज ने क्या करना है, उसे बॉडी से रिमूव कर देना है। वो सेलुलर बॉडीज भी हो सकती है, वो एबनॉर्मल सेल्स भी हैं, वो ओल्डर सेल्स भी हैं। मैक्रोफेज का बेसिक रोल है कि बॉडी से रिमूवल करना है उसने। यहाँ तक सबको क्लियर है? आपने Yes, रीज्वाइन ma'am. करना है, ठीक है। 3 मिनट्स आई थिंक रहते हैं अभी क्लास के। इसके बाद मेजर रोल आ जाता है न्यूट्रिशन का, इम्यूनिटी का, के बेसिक रोल और रिलेशनशिप इन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी। हमने बेसिक बात कर ली कि ये रोल है, इस तरह वो कम होंगे। अब ऑब्वियसली इसके बाद न्यूट्रिशन का स्टार्ट होता है। बेसिक रीजन आपको पता भी होना चाहिए अगर चिल्ड्रंस हैं। उसके बाद चाइल्ड बेरिंग एज में फीमेल्स हैं, ओल्डर एज में है, ये मोस्ट कॉमन प्रोन ग्रुप्स होते हैं या इंक्रीज होते हैं चांसेस के इन्फेक्शन के इन दीज ग्रुप्स में। उसकी बेसिक रीजन है, अगर हम बेबीज की बात करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम ऐसा कंप्रोमाइज होता है, लोअर लेवल उसका रिस्पॉन्ड करता है। ऑब्वियसली अगर बेबी बोर्न हुआ है उसमें ऐसा वहां पे एंटीजेंस है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे ये रिस्पॉन्सेज वहां पे एक्टिवेट होते हैं। इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें, उनमें रिस्पॉन्ड रेट अगर स्पेसिफाइड किया जाए कि बेबी की प्रोसीजर में, डिलीवरी में, इस सारे प्रोसीजर में उनकी वहां पे इम्यूनिटी लो होती है, ओल्डर एज में भी लो हो जाती है। ये बेसिकली ये बेसिक स्टेप्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक रीजंस क्या है। अगेन मेल न्यूट्रिशन है जिसमें स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, मरासमस है, ये वो सारी रीजंस हैं जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आप इसको अगेन रिज्वाइन करो, देन मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन है और प्रोटीन का रोल है मेंटेन करना है हेल्दी स्किन को, अदर एपिथेलियल टिश्यूज को,
बैरियर टू इन्फेक्शन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज स्किन विच इज अ बैरियर टू इन्फेक्शन है, और पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स है, सेल्स है, इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है। इन केस वहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो इट्स मीन के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ पे फेलियर होगा उसका, और उसकी वजह से चांसेस होंगे हमें अदर ऑर्गन की वो एक्टिवेट होंगे, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर किसी पर्सन की वहाँ पे प्रोटीन इनटेक बैलेंस है, मेल न्यूट्रिशन की बेसिक रीजन मेजर में आती है कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन इनटेक बैलेंस डाइट है, प्रॉपर है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, वो मेंटेन करेगा हेल्दी स्किन को, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स है, सिंथेसिस है, इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है। देन नेक्स्ट इसमें आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये बेसिकली रिजॉल्व करता है और हेल्प टू रिजॉल्व इन्फ्लेमेशन है, और इनकेस बेसिकली ये भी इम्यून सिस्टम को वहाँ पे इनहांस कर रहा है, और इसने बेसिकली इसका मेजर रोल है कि इसने इनहांसिंग करना है होस्ट डिफेंस को। लाइक ऑब्वियसली एक तो इम्यून सिस्टम में रोल है, और अदर आप इसमें स्पेसिफाइड करोगे ये इनहांसिंग रोल है होस्ट डिफेंस में। देन हम अगर बात करें विटामिन ए की, इसका भी आपको पता है कि सबसे मेजर रोल इसका स्किन में आता है। अगर आपने कभी देखा होगा ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इन मेंटेनिंग ऑफ स्किन है, ये रोल इसका ए में आता है। एपिथेलियल टिश्यू है, सेम इसका अगर फर्स्ट लाइन आप लिखोगे वो प्रोटीन वाली है। देन इसने बेसिकली सेल की रेप्लिकेशन है। अगर हम लिम्फोसाइट वगैरह है उनकी डिवीजन की बात करेंगे तो उसमें रोल किसका होता है, ए का होता है। जो रेप्लिकेशन है, डिवाइडिंग का प्रोसीजर है, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, विटामिन ए रेगुलेट कर रहा है। और ये भी उसके साथ देन एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज की। ओमेगा में हमने बात की थी कि उसमें इन्हांस कर देता है होस्ट डिफेंस सिस्टम को। ए में अगर बात करेंगे वो एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है। इसके बाद विटामिन डी है, इसने रेगुलेट करनी है टी सेल्स के रिस्पॉन्सेस को। लाइक ये अब स्पेसिफाइड इसने कर दिया है कि अगर डी की बात कर रहे हैं तो उसने रेगुलेट किसकी फंक्शनिंग को करना है, टी सेल की करना है। आपको स्पेसिफाइड पता होना चाहिए कि अगर प्रोटीन की रोल है उसमें उसने एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को है, प्रोटेक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम है। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की है उसमें उसने इन्हांसिंग करना है होस्ट डिफेंस को। विटामिन ए का रोल एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में है। देन डी का रोल रेगुलेटिंग टी सेल्स और इम्यून सेल्स भी आप कर सकते हो। ये बेसिक डी का मैम रोल। आराम आराम से। आराम से प्रोटीन का क्या पता है, प्रोटेक्शन ऑफ रोल ऑफ प्रोटीन, रोल इन इम्यून फंक्शन। न्यूट्रिएंट का रोल इन इम्यून फंक्शन में, उसकी रेगुलेशन में क्या है। सबसे पहले प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन का रोल जी जी बताएं। प्रोटीन का रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी स्किन, other epithelial tissue that is a barrier to infection, or participate in synthesis or function of organs, regulation of organs and cells of immune system and antibodies production. Omega 3 fatty acid का role basically reducing inflammation and role in enhancing host defense. अब ओमेगा 3 में आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये रिड्यूस कर देगा इन्फ्लेमेशन को, इनहिबिट कर देगा इन्फ्लेमेशन को। अदर रोल में इसने इनहांस करना है, इंक्रीज करना है होस्ट डिफेंस को। यहाँ तक क्लियर है ईमान आपको? और मैम विटामिन ए का क्या था? उसमें भी मैं स्टार्ट करती हूँ। उसमें फर्स्ट लाइन में आप ऑब्वियसली मेंटेन हेल्दी स्किन है, और एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज अ बैरियर टू इन्फेक्शन है। और देन इसका मेजर रोल है, इसने एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करना है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को करना है, और सपोर्ट करना है इम्यून सेल्स को। इम्यून सेल की प्रोडक्शन थ्रू इम्यून सिस्टम के थ्रू होती है। ये बेसिकली रेगुलेशन किसकी कर रहा है, इम्यून सेल्स की रेगुलेशन कर रहा है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर रहा है, और एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज कर रहा है। इसके बाद डी का रोल है, डी का बेसिकली रेगुलेट करेगा इम्यून सेल्स। उसमें आप स्पेसिफाइड करोगे टी सेल और लिम्फोसाइट टी सेल।
ये आप पे है कि आप इसको कैसे कर सकते हो। और जैसे ही ये टी सेल को करेगा तो ऑब्वियसली वो भी एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को, किलिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल सब्सटेंसेस है, वो बैक्टीरिया है, पैरासाइट है और वायरसेस है, वो जो भी वटेवर होगा उसने उसको बेसिकली वहां पे किल करना है। लेकिन आपको डी का मेजर रोल है कि इसने टी सेल की बेसिकली रेगुलेशन में करना है। अब सी और ई में बेसिकली सी और ई दोनों एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे वर्क करते हैं। ऑब्वियसली जैसी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जिसको हम आरओएस वगैरह की फॉर्मेशन होगी, उसके ऑपोजिट वहां पे क्या आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। इन केस कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें हम कहते हैं कि आपने सिट्रस फ्रूट का इंटेक इंक्रीज कर दें, आप सी एंड ई के सप्लीमेंट लें। बेसिकली उसका क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज और वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ये अब दोनों है कि ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि प्रोटेक्शन करते हैं या वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की, इट्स मीन कि उसका रोल तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बाद अगर हम सेलेनियम की बात करें, सेम उसका रोल है, उसने भी एक्ट करना है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। आप इसको मर्ज भी कर सकते हो, सी ई एंड सेलेनियम सेम रोल है, उसने भी एज ए एक्ट करा वो एंटीऑक्सीडेंट के। देन जिंक का रोल है, उसने बेसिकली मेंटेन करना है इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज और पार्टिसिपेट इन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। जिंक का मेन रोल है कि इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज को वो मेंटेन करेगा, हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज। और ऑब्वियसली अगर प्रोटीन की बात करें, सेलेनियम की है, डी है, ए है, ये सारों का एक तो इनके स्पेसिफाइड रोल है। सेम टाइम पे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन ये सारे करते हैं। इसके बाद फोलेट का रोल है, इसने बेसिकली इन रेगुलेशन ऑफ द सेल रेप्लिकेशन है और सपोर्ट द इम्यून सेल। ये बेसिकली रेप्लिकेशन में किसका रोल आएगा, फोलेट का आएगा। अगर B6 की बात करेंगे वो भी सेम उसका रोल है, अगर सेम टू सेम जिंक वाला है कि उसने भी इफेक्टिव इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन करनी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम ये लास्ट वाला बता दें। Yes. लास्ट में मैंने B6 का बताया कि ये सेम टू सेम जिंक, लाइक ये दोनों एट अ टाइम सेम रोल है इनका। अगर आप B6 के सप्लीमेंट ले रहे हो या जिंक के हैं, वो दोनों एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। B6 बेसिकली हेल्प टू मेंटेनिंग इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड पार्टिसिपेट इन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। ये प्रोटीन कंसीडर करेंगे, जिंक दे रहे हो, सेलेनियम दे रहे हो, तो एट अ टाइम सी और ई हम यूजली ज्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का मेजर रोल है। किसी भी इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी, और ये बेसिकली अगर हम जस्ट इसमें फोकस नहीं कि इम्यूनिटी में, इम्यून रिस्पॉन्सेज में, इन्फेक्शन डिजीज में ही हम कंसीडर कर रहे हैं सी एंड ई को, जितनी भी A to Z डिजीजेज है उसमें कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज आप स्पेसिफाइड करोगे कि इसमें भी हम सी और ई को कंसीडर करते हैं, ये भी वहां पे भी इसका मेजर रोल है। क्लियर है सबको? मैम यस मैम। और सेम टाइम पे अगर हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, फूड इनटेक रिड्यूस हो रहा है, बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्सेज को, और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइन्स एंटीबॉडीज इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। और बेसिकली ऑब्वियसली ये सारे रिस्पॉन्सेज के लिए हम जैसे कि न्यूट्रिएंट है जिसका रोल इम्यून सिस्टम है, उन सब न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्यों इंक्रीज हो जाती है, फॉर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, फॉर साइटोकाइन, for destruction of the foreign particles, substances, cell replication or division of the cell, or for removal of the free radicals। इसकी वजह से हम वहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड हम करेंगे कि इन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। उसकी रीजन क्या है कि उस वहाँ पे प्रोडक्शन एंटीबॉडीज की, साइटोकाइन्स की, सेल की रेप्लिकेशन है, सेल की डिवीजन है,
और ये सारे प्रोसीजर में और एंड प्रोडक्शन ऑफ द आरओएस ये बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे रिक्वायरमेंट है लार्जर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हमें चाहिए। इन केस अगर कोई भी पर्सन बैलेंस डाइट है जिसमें उसे सब न्यूट्रिएंट है ए टू सी मिल रहे हैं तो उसमें वो सारे प्रोसीजर इंक्रीज फास्टली होंगे, वो इनको रिस्पॉन्ड फास्टली करेगा। बट इन केस अगर किसी की मिसिंग है न्यूट्रिएंट कोई भी स्पेसिफाइड वो लेते हैं, जैसे आजकल हम बात करें कीटो डाइट की कि उसमें फैट का पोर्शन ज्यादा होता है या डिफरेंट स्पेसिफाइड डाइट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू वीक। फर्स्ट वीक में आपने बनाना कंज्यूम करने हैं, जस्ट आप बनाना लोगे, नेक्स्ट वीक में आप जस्ट एग्स लोगे, इस तरह स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू वीक्स कर देते हैं। अब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल के 7 डेज आप एक न्यूट्रिएंट ले रहे हो, इट्स मीन कि वो रेगुलर लाइक कंटिन्यूसली वो एक न्यूट्रिएंट पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी स्टार्ट होगी और वो इंक्रीज हो जाते हैं वहाँ पे चांसेस के किसके इन्फेक्शन डिजीज के और मेल न्यूट्रिशन के। अगर उनका सडन वेट लॉस भी होता है कि हम लोग का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई भी पर्सन आता है वो कहता है कि विद इन 45 डेज मुझे 10 kg लूज करना है वेट, ये अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोटोकॉल नहीं है। हम लोग करते हैं कि मैक्सिमम आपका 1 मंथ में 2 से 3 kg और मैक्सिमम 4 kg तक वेट लॉस होता है। मैक्सिमम लाइक हेल्दी वेट लॉस में जो रेंज आती है वो 2 से 3 kg है। अब वो ऑब्वियसली पेशेंट का रिस्पॉन्ड कैसा है, आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा आपने डायरेक्टली उसकी सडन कैलोरीज की रिडक्शन नहीं करोगे, उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी कंप्रोमाइज होगी। जैसे ही आप कोई फूड दोगे वो रिस्पॉन्ड करेगी कि ये आ रहा है और उसको वो ज्यादा रिस्पॉन्ड दे देगी, वो वेट गेन की तरफ पर्सन ज्यादा चले जाएगा। हमने कंटिन्यूसली स्लाइडली स्टेप बाय स्टेप वहां पे उनकी कैलोरीज की रिडक्शन करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? सब सो रहे हैं लोग? यस मैम, क्लियर। सो रहे हो आप लोग सब? नो मैम। मैम बेसिक रीजन है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। इसकी रीजन क्या है, आपको आता क्यों नहीं है? मैं बता रही हूँ इतना ज्यादा है, सारा मिक्स हो जाता है। मिक्स इसमें होने वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको मिक्स हो जाए। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा बता तो दिया, बाकी आपको याद करने से याद होगा। आपने तो सुना है बस एक बार। इसको मैं चलो आपसे एग्री हो जाती हूँ, आपने बताया, लेकिन आपने फर्स्ट उसमें लाइन थी मेल न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज क्यों हो रही है, उसकी रीजंस क्या है। तो हमने सबसे पहले करना है कि इन केस मेल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, वो वहां पे ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से कंप्रोमाइज होगा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम इज बेसिकली सेंसिटिव टू एनी चेंजेस इन न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात कर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन में पेशेंट है, उसमें भी आपको स्पेसिफाइड मैंने बताई थी लिस्ट की, अगर इन्फेंट्स है, चिल्ड्रंस है, मदर है और ओल्डर एज में, ये वो वाले ग्रुप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एज जो इंक्रीज कर देते हैं, मोस्ट प्रोन होते हैं टू एनी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। आपने स्टार्ट यहाँ से करना था, देन आप न्यूट्रिएंट की तरफ जाओ और लास्ट में लाइन को मेंशन कर दो और मेलन्यूट्रिशन के बाद के इंक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइंस है, एंटीबॉडीज है, सेल डिवीजन है, सेल रेप्लिकेशन है। और ये बेसिक आप इसमें बताओगे कि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी रीजन क्या है। अच्छा मैम। शाइजा फिर चले गई। ये शाइजा को उसके फेलोज बता सकते हैं आज क्या इशू हो रहा है? मैम उसके इंटरनेट का मसला हो रहा है, उसने मुझे बताया अभी अभी अपनी अम्मी के नंबर से। अच्छा चलो मरियम हमीद, आप जरा करो माइक अपना ओपन। रोल ऑफ प्रोटीन इन इम्यून फंक्शन, रोल ऑफ प्रोटीन का इन इम्यून फंक्शन। जी मरियम।
Mariam, can you hear me? ये अंकल कौन से बोल रहे हैं? क्या हुआ? किसी अंकल की आवाज। मैम बस कर दें। क्यों? रीजन क्या है? मैम मौसम बड़ा क्या हुआ? मैम आप मौसम बहुत अच्छा है एंजॉय करने में। मौसम अच्छा है तो जब मैं यहाँ पे आती हूँ कॉलेज में आपको पढ़ा रही हूँ, मैं मुझे भी तो होता ही फील कर रहा है।